बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मौसम। आपको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ बड़े फैसले कल हो चुके हैं जी पंजाब के लिए और इसके साथ साथ 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहाँ पर मजीद सख्तियाँ की गई हैं, इसीलिए क्योंकि SOPs की खिलाफवर्जी की गई है और शहरी कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे थे। कोरोना का कहर अभी भी बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के फिगर्स की बात करें अबूजर, तो 100 अमवात हो चुकी हैं, यानी कि एक बार फिर 100 का फिगर जो है वो क्रॉस हो गया। और जो थर्ड वेव है वो इंतहाई सिवियरिटी के साथ और बहुत तेजी के साथ ट्रांसमिट कर रहा है ये वायरस, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स की सिचुएशन ये है कि पर्टिकुलरली अगर हम पंजाब में लाहौर की बात करें और KPK की बात करें तो वेंटिलेटर्स की जो कैपेसिटी है वो भी सैचुरेट होना शुरू हो गई है। लाहौर में तो 69% तक वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और करीबन 3100 के करीब मरीज ऐसे हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त ऑल ओवर द पाकिस्तान अपना इलाज करा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि SOPs को फॉलो करें। दैट्स द ओनली थिंग जो आपको कोविड से बचाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और फिर आइंदा आने वाले दिनों में PDM क्या लेके आती है आवाम के लिए और किस तरह से सियासत जो है पाकिस्तान की रमज़ान के बाद जो है किस जानिब जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। और टॉप स्टोरीज में सबसे पहली स्टोरी हमारी कोरोना से रिलेटेड ही है जी। कोरोना केसेस में इजाफा हो गया है और एक दिन में मजीद 100 अमवात हुई हैं। 24 घंटों में 4084 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मस्बत केसेस की शरह 11% से बढ़ चुकी है। और इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर, पंजाब हुकूमत के अहम फैसले हो चुके हैं जी। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि होटल्स में खाना बंद और ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस का पहिया भी नहीं चलेगा। दुकानें शाम 6 बजे बंद होंगी। हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आज के प्रोग्राम में पॉलिटिकल स्टोरीज भी शामिल करेंगे और बात करेंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया गया। हमाद अजहर को वजारत ख़जाना का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने नई टीम लाने का फैसला किया है। आज मजीद वजारतों में तब्दीली भी मतवक्की है, जबकि बिलावल भुट्टो ने हफीज शेख को वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटाने को PDM की कामयाबी करार दे दिया है। और पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा है कि ईद पर पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफा देंगे। हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान पंजाब असम्बली राब्ते में हैं। पार्लिमानी लीडर सईद हसन मुर्तज़ा ने यह दावा किया है। बिल्कुल, तो इन पर आज हम बात करेंगे, इन तमाम चीजों पर। लेकिन सबसे पहले कोरोना की तीसरी वेव डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें नए SOPs, नए लॉकडाउन के जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक जहां आउटडोर की इजाजत थी, आप शादियां कर सकते थे या कोई भी इज्तिमा कर सकते थे, कोई भी गैदरिंग कर सकते थे, अब वो तमाम बंद कर दिए गए हैं। खासतौर पर ऐसे इजला में इंडोर और आउटडोर सब कुछ बंद हो गया, जहां पर 12% से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला भी शामिल है, जहां पर मजीद सख्तियां की गई हैं। कोरोना केसेस में यहाँ पर इजाफा हुआ, इसी वजह से ये बड़े फैसले लिए गए हैं और अब आइंदा आने वाले दिनों में हमें ऐसे लग रहा है कि मजीद सख्ती होगी अगर कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। FIRs भी दर्ज हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं जहाँ पर मास्क लोग में नहीं पहन रहे हैं। जबकि अगर ओवरऑल हम तादाद की बात करें, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद है, वो गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 के बाद अब 14,356 तक पहुंच चुकी है। और मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 6,63,200 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए और 48,566 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा अमवात इस वक्त पंजाब में रिकॉर्ड की जा रही हैं और पंजाब इस वक्त हाई रिस्क पर है क्योंकि केसेस सबसे ज्यादा वहीं रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के लोग कितना सीरियस ले रहे हैं कोविड SOPs को, कोरोना के हवाले से वो क्या कहते हैं, मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। हमने एक पूरा मुख्तलिफ शहरों में लोगों से बात की, एक सर्वे टाइप चीज की और देखा उसमें कि लोगों के व्यूज क्या हैं अबाउट कोविड, वो आपको दिखाते हैं। एहतियात तो करनी चाहिए, इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। मास्क भी है हमारे पास जी, पहना लाजमी पहनना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। गैर करो मास्क को यार, है कुछ नहीं, ऐसे झूठ बोल रही है पूरी हुकूमत ही बेकार है। मास्क पहनना चाहिए सबको यार, जो है ना मास्क अच्छी चीज है, इसको पहनना चाहिए। हम मास्क खुद भी लगाएंगे और दोस्तों को भी कहेंगे भाई मास्क लगाएं और कोरोना वायरस का जो है इसका बिल्कुल हम ख्याल करेंगे। मास्क हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जो तीसरी लहर है वो बड़ी ख़तरनाक है, कुछ भी हो सकता है। मैं खुद मास्क लगाऊंगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है और इससे लोग मुझसे भी महफूज रह चुके हैं और लोगों से हम भी महफूज रह चुके हैं। कोरोना वायरस बदबे लाला, मास्क पाओ ते कोरोना वायरस को बचो। हाइफर गेट में हॉस्पिटल से इंजेक्शन लेने आया था। इंशाल्लाह पहन लेते हैं, गलती है मेरी। आप नाक पे पहनेंगे, आंखों पे भाप जाएगी, सांस कैसे लेंगे? सांस लेंगे तो भाप नाकों पे जाती है, आंखों के आगे धुंध आ जाती है, धुंध से फिर आगे कैसे देखेंगे? मैं घर से निकल के आया हूँ
और ये पहन के सीधा स्टोर में जा रहा हूँ। कोरोना कड़ी किसी ने होंगी एवं ड्रामे करन डे ने कोरोना होया कि वहां में लगी फिर वो गलती है, मैंने आपकी वो ये देखी एक्सेप्ट कर ली है। हमारे कसूर इलाके में कंगनपुर में किसी को कोरोना नहीं हुआ, हमने देखा नहीं कभी कोरोना। आपने मास्क नहीं पहना? मास्क क्यों नहीं पहना? ये मैं नमाज पढ़ के देखिए किस तरह से लोगों के रिस्पांस है, मिक्स्ड रिस्पांस अच्छा, ये तो भाग गए, माइक देख के ही भाग गए कि मैं फौरन से मास्क पहनूं। और काफी लोग ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं है और ये ऐसी हुकूमत की तरफ से बातें हैं, पूरी दुनिया में ऐसी बातें हो रही हैं, लोगों बात जिनकी हो रही है वो ऐसी हो रही है। ये मतलब यहाँ पे कुछ लोग होंगे और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम आइंदा पहनेंगे, उम्मीद करते हैं कि बाकी पहने, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने नहीं पहना हुआ था। जो एक चीज मैंने नोटिस की है कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था वो शर्मिंदा भी नजर आए और वो अपनी गलती मान भी रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम मास्क पहनेंगे। तो बजाय इसके कि सिर्फ कैमरा और माइक देखने के बाद आप बोलें कि हाँ जी मास्क पहनना चाहिए, बहुत जरूरी है, आप मास्क एक्चुअली पहने और इस चीज को मेक श्योर करें कि आप अगर नहीं पहनकर बाहर जा रहे तो आपको शर्मिंदगी ही नहीं बल्कि आपको खतरा फील होना चाहिए। एक साहब तो हॉस्पिटल आए थे इंजेक्शन लेने और उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। वनरेबल जगहों पर तो वैसे ही, जहां पर ज्यादा हाई रिस्क एरियाज हैं वहां तो वैसे ही बहुत ज्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी। बहरहाल अगर अभी आप मास्क नहीं पहनेंगे तो गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी और अब FIRs का सिलसिला भी शुरू और इसी वजह से यहाँ तक बात पहुंची है कि इतनी ज्यादा जो तादाद है वो कोरोना की भी बढ़ी है और हॉस्पिटल्स में भी हमने देखा है कि ओवरऑल अभी केसेस बढ़ चुके हैं और वेंटिलेटर्स की बात की जाए तो वो भी हमें देखने में आया कि कमी पेश आई थी। लाहौर में खुसूसन प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी थी वो फिर ऐसे लग रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट तक आ जाएगी अभी अगर लोग SOPs की खिलाफवर्जी जो है वो ना बंद करें। इस्लामाबाद और लाहौर में अगर पॉजिटिव रेशो केसेस की बात करें तो वो 21% तक पहुंच गई है। उसी के पेश नजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का को भी बंद कर दिया गया है, ट्रेवल नहीं हो सकेगा उसके ऊपर अब कोई भी शख्स। इसके अलावा जो कल वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी और इंडोर आउटडोर शादियां, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। सिर्फ टेक अवे की ऑप्शन जो है वो इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में होगी और इसके साथ साथ मजहबी, सियासी, समाजी, सकाफती इज्तिमात और हर तरह की खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। मास्क न पहने पर जुर्माना किया जाएगा, ड्राइवर की गाड़ी भी जब्त कर दी जाएगी, जबकि मार्केट्स का टाइम जो है वो भी कहा गया है कि अब 6 बजे तक होगा। इसके साथ साथ इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला जो है वो मुशावरत के बाद किया जाएगा। और इस पर हम बात करेंगे ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है क्या। अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त हॉस्पिटल्स में और ओवरऑल जो कोरोना केसेस बढ़ चुके हैं उस हवाले से हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि कल हमने देखा कि एक्सपेक्टेड था कि सख्त लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन फिर हुकूमत ने कहा कि मईशी पॉलिसी है कि मईशत को जो है नहीं रोक सकते, इसीलिए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया, मजीद थोड़ी सख्ती की गई है। आपको लग रहा है ये सफिशिएंट है सिचुएशन को देखते हुए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि या चीजें की जाती हैं या चीजें नहीं की जाती। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है जो कि इस वक्त आ रहा है, पर्टिकुलरली लाहौर, इस्लामाबाद इसके अंदर, और आप कह रहे हैं कि मतलब वज़ीर आला साहब ने फरमाया कि 21% है, लेकिन खबरों के अंदर ये भी था ये 24-25% को जा चुका है। इसी तरह पेशावर के अंदर भी ऐसी है। लेकिन जस्ट टॉकिंग अबाउट द पंजाब, तो पंजाब के अंदर ये इस वक्त जो कोविड-19 की तीसरी लहर इस पीक पे पहुंची हुई है, इसको रोकने के लिए, तोड़ने के लिए इसकी सारी चेन को मास्क वाइज लॉकडाउन के और कोई रास्ता नहीं है। ये हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं और चूंकि मतलब एक स्टबन किस्म का एटीट्यूड है गवर्नमेंट का कि हमने कह दिया कि बस इसका हल सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन है, और किसी तरह से इनको एक मैं समझता हूँ कि गलत फहमी है कि जी बस स्मार्ट डाउन चूंकि दुनिया ने हमसे सीख लिया तो इस वजह से इसका हल हम स्मार्ट डाउन के अंदर, स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर ही हासिल कर लेंगे। मेरा मानना ये है कि ये कतई तौर पे भी काफी नहीं होएगा। देयर इज द नीड कि हम इस चेन को किसी तरह तोड़ें, और इस चेन को तोड़ने के लिए मास्क वाई एक कंप्लीट लॉकडाउन के और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। आप भट्ट साहब जानते हैं कि इस वक्त अस्पतालों के अंदर कम से कम लाहौर के अंदर अगर मैं आपसे तस्करा करूं, इस्लामाबाद में भी ऐसे है कि 85-90% वहाँ पे जो बेड्स हैं मतलब दैट हैज बीन ऑक्युपाइड। लाहौर के अंदर इससे भी बुरे हालात हैं। सरकारी अस्पताल भर चुके हैं और प्राइवेट सेंटर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी मतलब मैक्सिमम पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं। और अगर हुकूमत ने अभी कोई दानिशमंदाना कोई फैसला ना किया और अपनी ये मुआशियात और ये सारी बेरोजगारी के अलम से ना निकले, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो आने वाले दिन है वो अच्छे नहीं होंगे। और एक मैं चीज आपसे और शेयर करना चाहूंगा
कि हुकूमत ने गालिबन इस मुआशियत के साथ अपनी मुआशियत तो ठीक कर ली कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट जहाँ पे इनको सब्सिडी देनी पड़ रही थी, जिसके अंदर ऑरेंज ट्रेन है और दूसरी वो जो बस है, मेट्रो बस है, उसको बंद करके छोड़ दिया, लेकिन प्राइवेट तो चलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये मजदूर और ये लोगों की जो रोजगार नहीं छीनना चाहते, वो जब वहाँ जा ही नहीं पाएंगे तो किस तरह से ये कारोबार है या तो जिंदगी का जो सारा सफर है ये चल सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर है। और लेकिन डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जब 2020 में कोविड आया था और ये मार्च का ही एंड था, 23 मार्च ऑनवर्ड जो मुकम्मल लॉकडाउन लग गया था, हम अभी तक उसके इफेक्ट से बाहर नहीं आ सके मुआशी तौर पर। अब जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो एट लार्ज डिफरेंट फील्ड्स के लिए लिए जा रहे हैं। गैदरिंग्स पर पाबंदी है, इज्तिमात नहीं हो सकते, शादियां बंद कर दी हैं, इंडोर आउटडोर बंद कर दिया है, ट्रांसपोर्ट में इसलिए बंद किया गया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रह पा रही थी। तो पिक एंड चूज किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है? सिमल, आप तो समझदार हैं। अगर बाजार खुले हैं भाई सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक, तो क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होगी? क्या वहाँ पे हुकूमत ये 300 जो पर्चे करनी है उसके साथ लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर देंगे? क्या लोग एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देंगे? अल्लाह का नाम दे, आप तो मतलब जस्टिफाई ना करें ना उस चीज को जो कि हुकूमत अपनी नाअहली। तो आपकी मेडिकल ओपिनियन ये है, जो आप पेशेंट्स की कंडीशन देख रहे हैं, कि गवर्नमेंट को यकतूर फौरन से पूरा का पूरा लॉकडाउन लगा देना चाहिए? एग्जैक्टली, देयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। इससे कोई चीज और नहीं। एक सिंपल क्वेश्चन है सिमल कि इस वक्त अगर हमें तोड़ना है तो इस चेन को तोड़ना है। इस चेन को तोड़ने के लिए अगर कोई और तरीका है तो बता दीजिएगा। मतलब ये तो नहीं खुदा न खास्ता कि मेडिकल एसोसिएशन को या हमें ये कोई शौक है कि जिंदगी वापस आए और अस्पतालों के अंदर जो है ये बर्डन जो है इसको ना तोड़े। हम मतलब सर्टनली जिंदगी चाहते हैं, सारी चीजें, लेकिन दुनिया ने ये तजर्बात करके देखते हैं, देयर इज नो अदर वे। तो आप नया पहिया क्यों इजाद करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल के अंदर सॉरी, अगर वहाँ पे पाकिस्तान बचा था तो उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार उस लॉकडाउन का था। दैट वाज द रीजन कि हम उससे बच गए हैं। अगर लॉकडाउन ना करते तो ये पिछली वेव के अंदर खुदा माफ करे वैसे ही होता जैसे हमारे हमसाया मुल्क ईरान के साथ हुआ, या ऐसे मुल्क के अंदर जैसे कि इंडिया के साथ हुआ था या बरतानिया के साथ हुआ था। तो हुकूमत को सुधारा कोई ना कोई बेहतर। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि हुकूमत की इंतजामिया की तरफ से कल कमिश्नर लाहौर ने भी ये कहा कि आपको अगर मौत आगे नजर आ रही हो तो 10 दिन का फाका कर लेना चाहिए, लॉकडाउन की तरफ ही हम जा सकते हैं। ऐसे लगा है कि शायद लास्ट मोमेंट में डिसीजन चेंज किया गया है, क्योंकि पहले तो यही बात की जा रही थी कि मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा इन मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान शामिल है। तो फिर आपको लग रहा है कि कुछ जो फैक्ट सामने आते हैं कि शायद अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए डिसीजन वापस लिया गया और उसको स्मार्ट लॉकडाउन तक ही महदूद किया गया? मेरा ख्याल है कि इसको मतलब अगर कोई बहुत पर्सनल ना लिया जाए तो हमारे वजीर आजम साहब के चूंकि एक दिमाग के अंदर चीज बैठी हुई है कि सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन इज द बेस्ट ऑप्शन, और बाकी सारे बेचारे उनको मानने वाले हैं और किसी में गालिबन इतनी जरूरत है नहीं कि ये जस्टिफाई कर सके। हर बंदा जिसकी भी आप स्टेटमेंट देखेंगे यही नजर आता है कि उनको भी इसके अलावा कोई रास्ता और कोई चारा नजर नहीं आता है। लेकिन एज फॉर एज इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न, एज फॉर एज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न, डिसीजन लेने के अंदर गवर्नमेंट वो डिसीजन नहीं ले रही जिसका कि ये तकाजा और सही डॉक्टर साहब, अब आपकी मेडिकल ओपिनियन ले लेते हैं कोविड के हवाले से भी, ताकि लोग आपकी जो एडवाइस है उसको सीरियसली लें। थर्ड वेव बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट कर रही है और एक मैसेज जो आवाम को दिया जाता है कि कोविड से बचना कैसे है, प्रिवेंशन कैसे है, वो अगर आपके तवज्जुह से आएगा तो आई थिंक वो ज्यादा ऑथेंटिक भी होगा और मैटर भी करेगा। देखिए सीमर के ये जो बरतानवी मतलब हमारे पास ये वलायती वायरस आया म्यूटेशन के बाद, ये इसका एक ही नुकसान है कि ये 70% तेजी से फैलता है और हम विटनेस इसकी चीज क्या है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत तेजी के साथ फैला है। और हुकूमत की तरफ से खुदारा ये बड़ी सिंपल सी ये चौकीदारा में एक किया जाता है कि जागते रहना, सादे पे ना रहना। हुकूमत ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान खुद बचानी है और इसके लिए खुदारा अपने घर पे रहें। मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा किसी भी मेले ठेले के अंदर नहीं जाइएगा, कीप योरसेल्फ इन आइसोलेशन। और जिस किस्म के हालात आ रहे हैं उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है कि अपने आप को घर पे रखें, मास्क पहने, अगर खुदा न खास्ता किस तौर पे आपको बाहर जाना पड़ता है हाथों को जो ज्यादा से ज्यादा धोएं
और अपने आप को बचाएं इस वबा से जितना भी हो, अपने आप को बचाएं इस वबा से जितना भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो सिचुएशन है इस वक्त जो फील्ड से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो यही कह रहे हैं, सजेशंस यही आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। बहुत से इंतजामिया के लोग यही कह रहे थे कि लॉकडाउन मुकम्मल लगाना चाहिए पंजाब में जो इस वक्त सिचुएशन है, लेकिन ये डिसीजन नहीं लिया गया और इसको स्मार्ट लॉकडाउन तक महदूद किया गया। अब इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो और लोग इसको फॉलो जरूर करें। बिल्कुल, लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जो 100 अमवात हम रिपोर्ट कर रहे हैं गुज़श्ता 24 घंटों में, अब उधर उसमें से 66 पंजाब में हुई हैं। तो पंजाब इस वक्त हाईलाइट और हाई अलर्ट एरिया है, जहां पर कल जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई उसके मुताबिक थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है उस होराइजन को जो लॉकडाउन का था, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ ऑब्वियसली अभी नहीं गए। मार्केट्स जो हैं उनकी टाइमिंग्स दोबारा से 6 बजे तक कर दी गई हैं कि सुबह से शाम 6 बजे तक मार्केट्स जो हैं वो खुली रहेंगी। SOPs को मेक श्योर किया जाएगा कि वहां पर फॉलो किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि ओवरऑल जब से कोरोना आया है मार्केट्स इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहां पर SOPs को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मौजूद है नईम मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। नईम मीर साहब, डॉक्टर्स तो अभी भी कह रहे हैं, मेडिकल एसोसिएशन अभी भी कह रही हैं मुकम्मल लॉकडाउन लगा देना चाहिए, मार्केट्स को भी बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी जो कल रिसेंट अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक शाम 6 बजे दोबारा वक्त कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत ने ये बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जब तक कोरोना आया अवामुन्नास को, ताजिरों को, तमाम सिविल सोसाइटी के सेगमेंट्स को, और जो इन्होंने कल गुफ्तगू फरमाई है गुलजार साहब ने, और उन्होंने जो 1 अप्रैल से यानी बेवकूफ़ बनाने वाले दिन से एक और तरह से हमें बेवकूफ़ बनाने का जो अंदिया दिया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि कोरोना वायरस के जो फैलाव के असबाब हैं वो ये SOP है, और कोरोना जो फैला है पाकिस्तान के अंदर, जो वेरिएंट आया है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि बरतानिया के साथ ताल्लुकात, जो फ़िज़ाई राब्ते और लोगों का मेल जोल था, पूरी दुनिया ने बंद किया, इन्होंने बंद नहीं किया। और बरतानिया से बराह रास्त फ्लाइट आती रही और लोग यहाँ कोरोना फैलाते रहे। अब मुझे ये बताएं आप कि गैर जिम्मेदार रवैया हुकूमत इख्तियार करे और इनकी तमाम तर जो गैर जिम्मेदारियाँ हैं उसका खुमियाजा नहीं मीर साहब, ये तो कहीं की अकलमंदी नहीं है कि हर चीज का मलबा जो है वो आप गवर्नमेंट और सिस्टम के ऊपर डाल दें। क्या लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ बरतानिया का ही वेरिएंट तो नहीं है ना, साउथ अफ्रीका भी है, बाकी जगह भी हैं। और अगर यहाँ पर कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर रहा है और गवर्नमेंट उसके मुताबिक SOPs तय कर रही है, नोटिफिकेशन जारी कर रही है, तो ये बेवकूफी तो नहीं है, ये तो सेहत और जिंदगी से खेलने वाली बात है अगर इसके ऊपर इकदाम नहीं करेंगे तो। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, सेहत और जिंदगी जो है इससे कीमती शायद तो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, ना कारोबार ना कोई और चीज़। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत का ये SOP के महदूद औकात के लिए दुकानें बंद कर दें, खुद ऐसा गलत और नाफहम SOP है जिसकी बुनियाद पर रश और भीड़ बढ़ती है और कोरोना फैलता है। यही वजह है कि जिस दिन से दुकानों के औकात जो हैं वो आपने 6 बजे तक महदूद की हैं, उस दिन से लेके आज तक आपके कोरोना के स्प्रेड में इजाफा ही हुआ है, कमी वाकया नहीं हुई। और जो अस्पतालों के हालात हो गए हैं और जो हमारी जो परसेंटेज हो गई है कोरोना आने की वो और बढ़ी है। नहीं मीर साहब, आपकी बात ठीक है कि एक तो केसेस बढ़ रहे हैं और आपके मुताबिक अगर 6 बजे तक टाइम महदूद करेंगे तो फिर रश ज़्यादा बढ़ेगा और SOPs की खिलाफ वर्जी भी होगी। और वो इंग्लैंड का जिक्र भी आपने किया कि फ्लाइट्स को रोकना चाहिए था, खैर वो एक अलग मामला है। लेकिन इस मामले पर जब अब ये हो चुकी डिसीजन, अब 6 बजे तक का टाइम कर दिया गया है, क्या प्लान बनाया ताज़ा तंजीमों ने? क्योंकि अब ये 10-11 दिन आइंदा आने वाले दिनों में SOPs की इंश्योरिटी आपकी जिम्मेदारी बनती है ताकि आइंदा 11 तारीख के बाद लॉकडाउन मजीद ना लग जाए। इसके लिए क्या तैयारी की है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत वाज़ेह और साफ अल्फाज में बता देना चाहता हूँ। ये कोरोना वायरस से अगर इस हुकूमत ने निपटना है, रियासत पाकिस्तान में निपटना है ना, तो अवाम और हुकूमत के बाहमी इश्तराकी अमल से ही हम इससे निपट सकते हैं और इसको हम कम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अवाम के साथ इनका जो राब्ता है अवामुन्नास के साथ, वो इतला की हद तक तो मीडिया के जरिए है कि ये कोरोना वायरस है, ये नुकसान पहुंचाएगा, जानलेवा है, लेकिन अमली इक़दाम जो नीचे फील्ड में उतर के इंतजामिया ने करने हैं, जो एक अवेयरनेस देनी है, अवेयरनेस में और इतला में फ़र्क होता है। आप लोग इतला दे रहे हैं, अवेयरनेस नहीं दे रहे। अवेयरनेस जो होती है वो एक रज़ाकाराना तौर पर आमादगी और रज़ाकाराना तौर पर लोगों को तैयार करना
कि आप इन SOPs को इख्तियार करें और एहतियातें बरतें, उसके अंदर रियासत नाकाम हो गई है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। हमारी रियासत एक आम आदमी को इस बात पर आमादा, लेकिन नईम मीर साहब ऐलानात भी कराए, नईम मीर साहब ऐलानात भी कराए, मसाजिद के थ्रू कैंपेन्स भी चलाई हैं, एड्स भी चलाए हैं, एड्स भी किए हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐलानात जो हैं ये महज इतना ही है, ग्राउंड पे जाके तो फिर इम्प्लीमेंटेशन तो आप लोगों ने कराना है। नहीं मीर साहब, आप अपनी फील्ड के मेजर स्टेक होल्डर हैं। दुकान में अगर कोई मास्क नहीं पहना होगा उसको दाखिल ना होने दें। आए मेरे साथ चले लाहौर के बाजारों में, मैं आपको दिखाऊं कि 7 तक SOPs फॉलो हो रहे हैं। दुकानदार खुद मास्क पहनकर नहीं बैठते। कुछ तो जिम्मेदारी कबूल कीजिए ना। मास्क पहन के नहीं बैठते होंगे, बैठते भी होंगे। आप बात दुरुस्त कह रही हैं। मैं आपकी बात के मुखालिफ नहीं जा रहा। जी तो आइए ना, मिलकर बेड़ा उठाते हैं, मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं कि लोगों को आमादा करना है। कह रहा हूँ कि ये हम सब ने मिलकर जिम्मेदारी पूरी करनी है, और जिम्मेदारी अदा तब होगी जब हम आमादा होंगे। बिल्कुल, सबसे पहला मरला आमादगी है। हमें आमादा ही नहीं कर पा रही है हुकूमत, क्योंकि हुकूमत जो है वो कागजी कार्रवाई कर रही है। नोटिफिकेशन दे के ये बरील जिम्मा हो जाते हैं, घर सो जाते हैं जाके। तो भाई ये लड़ना है कोरोना से, और इसी कोरोना के साथ जिंदा रहना है। तीसरी वेव आई है, मीटिंग्स नहीं होती हैं गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे के साथ, उसके बाद 6वीं वेव भी आनी है। मेरी बात सुन लेना, ये कोरोना ने खत्म नहीं होना। इस कोरोना के साथ जिंदा रहना है, उसके लिए अवाम को तरबियत देनी है, अवाम को तैयार करना है हमने। ये क्या बात हुई, आप बंद कर दे, ठीक है। अगर बंद करने वाला मॉडल आपने इख्तियार करना है तो ठीक है, आप यूरोप की तर्ज पर, आप UK की तर्ज पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, और हमें जो है वो माली इमदाद और पैकेज दें, हमारे खर्चे उठाएं, हमारे मुलाजिमीन की तनख्वाहें दें, हम बंद कर देते हैं। मीर साहब आपकी बात ठीक है। जाते जाते एक चीज बताइएगा कि जो अब रिसेंटली जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जो भी फैसले हुए हैं, उसमें ताज़ा तंजीमों को कहीं बुलाया गया था, कहीं मीटिंग्स हुई थी ताकि मुशावरत? यही तो रोना है बाहमी इश्तराकी अमल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ना हमें बुलाया जाता है, ना पूछा जाता है, ना डिस्कस किया जाता है। यार हम पाकिस्तानी है, हम खैर खा है इस मुल्क के, और मेरे ताजर की जान जो है मुझे हो सकता है सबसे ज्यादा अजीज हो। क्या मुझे आप एक बात बताएं कि जब इस तरह मेरी दुकानों पे रश और भीड़ बढ़ेगी और मेरे ताजर की जान जो है वो खतरे में आ जाएगी, तो क्या ये बात मेरे लिए तशवीश पे बात नहीं होगी? ठीक है। जो कोरोना ने क्या मेरे ताजर को उसकी ठीक बात है। नहीं मीर साहब आपकी बात भी सही है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि मुशावरत करते और फिर एक प्लान बनाते ताकि आपको ऑन बोर्ड लेकर इस बारे में कैंपेन चलाई जाती ताकि आपकी जो पूरी वो भी आगे बढ़े। ऐसा लगता है कि गैप है इनके अंदर। डॉक्टर फैसल सुल्तान से, जो कि हेल्थ के पूरा ये डिसीजंस भी लेते हैं, NCOC को भी देखते हैं, जब उनसे बात की थी तो उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी कि मुल्क में इतनी तंजीमें हैं, इतने ग्रुप्स हैं कि हर एक को ऑन बोर्ड लेकर कैसे डिसाइड किया जाएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम खुद अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे, कब तक हर चीज का मलबा हम सिस्टम और गवर्नमेंट पर डालते रहेंगे। मैं और आप जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हमने SOPs को फॉलो करना है, ताजर बरादरी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जब तक वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगी कि उनसे मुंसलिक लोगों को उन्होंने SOPs को फॉलो कराना है, हर चीज हुकूमत पर डालकर आप लेकिन एटलीस्ट उनके साथ जिम्मेदारी हुकूमत की ये बनती है कि वो मीटिंग करें और उनको ऑन बोर्ड लेकर कहें कि आपका आइंदा का ये प्लान होना चाहिए। ये भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ वन साइडेड अगर डिसीजन ले देंगे तो फिर भी ठीक नहीं होगा। शुक्रिया नहीं मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे जो बड़ी तब्दीली हुई है एक बार फिर से कैबिनेट के अंदर, और वजारत खजाना का कलमदान हमाद अजहर को सौंप दिया गया और अब्दुल हफीज शेख को हटा दिया गया। मजीद तब्दीलियां भी हैं और मजीद तब्दीलियां क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने बड़े फैसले लिए हैं और उन बड़े फैसलों में वजीर खजाना हफीज शेख को ओहदे से हटाने का फैसला और उनकी जगह पर हमाद अजहर को ये ओहदा सौंपा गया है। आपको बड़ा फैसला लग रहा है? पिछले तकरीबन 2.25 साल से हम बार बार ये खबरें डिस्कस करते तो हैं कि ये कलमदान इनको दे दिया गया, इनसे लेकर इनको दे दिया गया। ये तब्दीली तो हम मुसलसल देख ही रहे हैं। काबीना में हो, जो सीट है सिर्फ एक बहुत बड़ी सीट होती है, उसके अंदर अगर एक चेंज किया गया तो वो बड़ा फैसला हो गया, क्योंकि इसके इंपैक्ट आने वाले नाम है अबूजर। आप देखिए ना, असद उमर साहब के बाद अब्दुल हफीज शेख आए और अब हमाद अजहर, तो ये तो हो रहा है। मुझे तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ इस तरह की खबरें, तो मुझे लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कि अगर एक आपके पास मिनिस्ट्री आई है तो पूरी होमवर्क करके आनी चाहिए थी, इनको सौंपा गया। लेकिन खैर ये काम तो मामला कुछ और था, ये मामला क्या है, क्या वजूहात हैं, ये भी कहा गया कि शायद जो प्रॉब्लम्स थी वो हल नहीं हो सकी हैं। फिर जो रिसेंटली ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं उसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं ले सके ये सही तरीके से। जो स्टेट बैंक के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार है अपोजिशन और अवाम में, जो कन्फ्यूजन है कि
स्टेट बैंक को आखिर IMF के हवाले कर दिया गया है, क्यों इतना इंडिपेंडेंट किया गया है, इस तरह की बातें जो हो रही थी, सारा मामला आया कि हफीज शेख साहब जो हैं इसको हैंडल सही तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल, और वो जो 6 महीने का टाइम था कि जिसमें उन्हें कौमी असम्बली या सेनेट में मुंतखब होना था, वो नहीं हो सके, तो ही हैड टू लीव दिस पोस्ट। और फिर ये कहा गया, जून तक का टाइम था, लेकिन ये कहा गया कि अभी चूंकि महंगाई और इन्फ्लेशन रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उनको हटा दिया गया और उसका इजाफी कलमदान जो है वो हमाद अजहर साहब को दे दिया गया। और ये अनाउंस किया गया कि नई टीम आ रही है जी, नए फैसले होंगे, नया डिसीजन आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नई महंगाई ना आए, महंगाई कम हो, ये कुछ नया होगा, ये कुछ बड़ा होगा और डिफरेंट होगा अगर हो गया तो। इस पर हम बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रसूल साहब। वालेकुम अस्सलाम। रसूल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने एक नई टीम जो है वो तश्कील दे दी है और अब नई मुआशी टीम जो है वो नए फैसले करेगी और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। हमाद अजहर साहब के ऊपर नया एक उम्मीद का दिया जो है वो जला दिया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, किसी वजीर को तब्दील करते ये जितना फैसले होते हैं वो फैसले होते हैं, वज़ीर खजाना अलहदा से फैसले नहीं करते। आप देखें कि ये हुकूमत आखिर क्यों कामयाब नहीं होती, पर ना डालें। 2 वजूहत है उसकी। सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी आबादी की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, वो किसी भी हो, कोई भी हुकूमत हो, कहीं पर भी दुनिया में हो, वो महंगाई के ऊपर कैसे काबू कर सकेगी। दूसरी बात यह है कि जरी जो तरक्की है आपकी, उसमें आप सरमायाकारी नहीं कर रहे। पिछले 6 महीने 7 महीने में मीडिया ने, सब लोगों ने शोर मचाया कि जी गंदम महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई है। आप यहाँ पे अब आपने कि गंदम की खरीद जो है 1800 रुपए पर मन की है, आपने रूस से दरामद की है, वो की है आपने 2200 रुपए पर मन के हिसाब से, वो आपने ज़र मुबादला रहते हैं। चीनी और सिर्फ गंदम दरामद करने में आपने $900 मिलियन लगाए हैं, तो आपका रुपए के ऊपर दबाव बढ़ेगा। असल मसला आपकी आबादी है। अब बेशक वज़ीर तब्दील करते रहे, कुछ नहीं होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि ये जो लोग जो हिज़्ब इख्तिलाफ में रोजाना शोर मचाते हैं, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, कि महंगाई हो गई, जो आज से 30 साल पहले जो उन्होंने बिजली घर लगवाए थे, उसकी कीमत और जो आप लोगों को बिजली फराहम कर रही हैं, उसमें इतना फर्क है कि आपके खजाने के ऊपर बोझ पड़ रहा है, आप तरक्की नहीं कर सकते। वो तो एक मंसूबे के तहत करप्शन भी की गई थी और पाकिस्तान की मैशत को गिराने के लिए भी मंसूबे बनाए गए थे। अब आपका जो एक माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर कि आपके इदारे करप्ट हैं, हुकूमत को जहां काम करना चाहिए वहां FBR की इस्तेदाद को बढ़ाना चाहिए, हुकूमत इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करे। रसूल भाई साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रसूल भाई साहब आपकी बात ये नहीं हो रहा, वहां पे की जरूरत है काम करने। जी सही है, आपकी बात ठीक है कि जी पॉलिसी मेकिंग में किरदार होता है हुकूमत का, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हुकूमत ने करवानी होती है। असद उमर साहब को हटाया गया था जब कहा गया था वो परफॉर्म ठीक नहीं कर पाए, जो एक्सपेक्टेशंस थी, IMF के ऊपर डिसीजन लेट लिया गया, उसका बोझ अब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि IMF के डिसीजन की वजह से अब तक ये तमाम मामला हैंडल नहीं हो पा रहा। हफीज शेख साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि ये इफेक्ट नहीं करता मिनिस्टर कोई भी हो, तो फिर हुकूमतों में मिनिस्ट्रीज चेंज क्यों होती हैं, चेंज क्यों किया जाता है, और ये क्यों कहा जाता है वजारत ने सही परफॉर्म नहीं किया, फिर इसकी क्या वजह? हर एक वजह तो हो नहीं सकती। हफीज शेख साहब को तो फारिग होना ही था कि जब वो इंतखाबात हार गए तो उन्होंने इस्तीफा पेश किया था वजीर आजम साहब को, और वजीर आजम साहब ने उस वक्त कबूल नहीं किया। लेकिन वो ये भी है कि 6 महीने के अंदर उनको अपना ओहदा दोबारा रखने के लिए जरूरी था कि वो या सेनेट के मेंबर बनते या कौमी असम्बली के मेंबर बनते, वो तो बन नहीं सकते। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले को सामने रखना चाहिए। एक बात और आप कहे थे, मेरी आपसे दरखास्त है कि अवाम को सही खबर दें और सही तज्जिया पेश करें, वरना ये मुल्क के अंदर बेचैनी फैलती रहेगी। आपने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हवाले किया जा रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे कोई हुकूमत स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर सकती है? ये कैसी बातें मैं सुन रहा हूं? साहब ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा कि ये बातें की जा रही है, अपोजिशन ही करती है, ऐसा क्यों करती है, इसी का जवाब आपसे लेना। जो कहते हैं उनके सामने यही सवाल रखें जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि कैसे, आप बताइएगा
कि आप कैसे कह रहे हैं कि IMF के हवाले किया गया है, कि हिज़्ब इख्तिलाफ हर किस्म की बातें वो करती है जिससे कि अवाम को, मुल्क को नुकसान पहुंचे अपनी सियासत चमकाने के लिए। हुआ ये है, और ये हिज़्ब इख्तिलाफ में जो अब लोग हुकूमत में थे तब भी उनको पता है कि वर्ल्ड बैंक क्या कहता था, आलमी इदारे क्या कहते थे आपकी रैंकिंग के लिए, आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, कि स्टेट बैंक को हुकूमत के ताबे नहीं होना चाहिए, उसको एक अलहदा रह के हुकूमत की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके ऊपर रिपोर्ट देनी चाहिए। तो कौन देगा आपको बाहर से? सब स्टेटिस्टिक जो है वो तो स्टेट बैंक के पास है, इदारा शुमारियात के पास है। अगर वो ऑटोनोमस नहीं है और गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत करती है तो क्या आपको सही मालूमात फराहम हो सकेंगी? और जब तक सही मालूमात फराहम नहीं होंगी उस वक्त आप सही पॉलिसियां बना नहीं सकते। ये जरूरी था, करना चाहिए, और बहुत अच्छा हुआ है कि हुकूमत ने किया है। कोई IMF के इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए था उसको। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो फिर इंडिपेंडेंटली आएंगे, और किसी रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट कि उसकी किस पार्टी की गवर्नमेंट है, वो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आएगी जो कि ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट भी होगी। लेकिन रसूल बख्श साहब, हम वापस अगर अपने टॉपिक के ऊपर आए कि ये तब्दीली की हुकूमत का नारा लगाकर आए थे और ये तबादलों की हुकूमत बन गई, वो आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासतदानों तक, चाहे वो काबीना की बात हो, ब्यूरोक्रेसी की बात हो, ये मुसलसल तब्दीलियां, जैसे आपने पहले ही वाज़ेह कर दिया कि कुछ भी चेंज नहीं लेकर आएंगी, तो आवाम फिर उम्मीद छोड़ दे, आवाम छोड़ दे ये बात कि महंगाई कम होगी, हालात बेहतर होंगे। FBR वाला पॉइंट आपका वैलिड था, लेकिन सिस्टम ऐसा कोई नहीं है कि इससे कुछ एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन शुरू हो सके। उसके लिए जो बात जरूरी है वो ये है कि हुकूमत पॉलिसियां वाजे करे, सही पर है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुआशी पॉलिसियां हुकूमत की बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मुआशी पॉलिसियां बिल्कुल दुरुस्त है रसूल साहब, इस पर हम आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नाज़रीन आपको लाइव लिए चलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 6 साल से चल रहा है, हमारा केस 3 साल से चल रहा है। मकसद क्या है? मकसद यही है कि सियासतदानों की हद तक की जाए, सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जाए, सियासी निज़ाम से अवाम का एतमाद उठाया जाए। ये नैब के काम है। ये एक आमिर ने बनाया था, बदनसीबी से आज 21 साल के बाद भी कायम है, और कायम एक मकसद के लिए है, और वो सिर्फ इस मुल्क में सियासत को कंट्रोल करना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन यहाँ किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। बहरहाल ये मामला चलता रहेगा, लेकिन इससे एक ज़्यादा सीरियस मामला आज मुल्क में है, उसका नाम है कोविड। 1 साल पहले कोविड आया था, आज दुनिया के हर मुल्क ने उस पर काबू पाया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे। रसूल बख्श रईस साहब, आप अपना जवाब जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा कि आपने कहा कि जो जिस तरह सवाल सीमल ने किया था कि तब्दीलियां की जा रही हैं, इसका मतलब है आपने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर आवाम जो है वो उम्मीद छोड़ दे। नहीं, उम्मीद रखें, इसलिए कि जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो नाकाम तो नहीं हुई। आप देखिए 2018 में, मेरी आवाज के इको आ रही है भाई, इसको आप बंद करें। इको ठीक करा कि 2018 में आपका जो आपकी इंपोर्ट थी जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने की, और खाकान अब्बासी साहब अभी जो कुछ तकरीर फरमा रहे थे, वो थी आपकी $60 अरब। आपकी एक्सपोर्ट्स थी 27 या 28 बिलियन डॉलर्स। ये फर्क कहां से आप पूरा करेंगे? आप बारो करेंगे। और अगर आप उस वक्त जब ये हुकूमत आई और इस खसारे के साथ आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास नहीं जाते, तो क्या आपने बैंकरप्ट नहीं होना था? क्या आपने ये जो 28 बिलियन का और 60 बिलियन का फर्क है, वो आप कहां से देंगे? वो आपने दिया जो आपके फॉरेन वर्कर्स रेमिटेंसेस भेजते हैं उससे, बाकी आपने IMF से और बाकी कर्जे लेके। तो कर्जों के बगैर तो आप कैसे आप मुल्क की मईशत को चला सकते हैं? ये बातें करना आसान है, लेकिन मईशत को समझना और पाकिस्तान की मईशत को सही समझ के बात करना दिलगुर्दे की बात है। हम तो बात करेंगे इसलिए कि यह कौम और मुल्क के मफाद में है। जिनकी बातें आप सुनवाते हैं रोजाना टेलीविजन पे, उन्होंने तो अपनी सियासत करनी है, और सियासत भी ऐसी करनी है उनको तबाह करके रखना है। अब मुझे ये बताएं कि साहब की अब तकरीर सुना रहे थे, उनसे ये तो कभी पूछे या आपने पूछा है
कि कोई आदमी, कोई शख्स मुल्क का वजीर आजम हो और किसी कंपनी को चलाए या उसका खानदान किसी कंपनी को चला रहा हो। ये सारे सवालात तो अकाउंटेबिलिटी में भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन रसूल बख्श साहब, हिज़्ब इख्तलाफ में जो भी हो वो सियासत करते ही हैं और ये पार्टीज का ताल्लुक नहीं होता इससे। हमने तब भी देखा जब धरना की सियासत की जाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हमारा काम तो रिपोर्ट करना है, दोनों साइड्स को दिखाना है, अवाम बाशऊर है, उन्होंने चूज करना है कि किस चीज के ऊपर बिलीव करना है और उन्होंने किस चीज को फॉलो करना है। लेकिन वहीं पर अभी जैसे आप बात कर रहे थे तो मुझे एक लाइटर नोट पे मुझे ट्वीट याद आ गया, प्लीज इसको सीरियस मत लीजिएगा। ये जैसे हम बात करते हैं ना कि मईशत पर बात करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग मजाक में ये भी कह रहे थे कि खजाना तो खाली है, फिर जिसको मर्जी मिनिस्टर लगा दे क्या फर्क पड़ता है। देखिए खजाना खाली क्यों है, आप किसी बाजार में चले जाएं, सब्जी फरोश के सामने खड़े हो जाए, फ्रूट फरोश के सामने खड़े हो जाए, आपके सामने 2000-3000 की बिक्री हो जाएगी। शाम तक वो 50,000-60,000 की बिक्री करता है, उसमें कम से कम उसका 25% से 50% नफा है। कितना टैक्स देता है? आप क्यों लोगों को टैक्स में लाते? बिल्कुल सही। दुनिया में कानून है कि आपने साबित करना है कि आपने घर बनाया है, आपके पास गाड़ी है, आपका पैसा कहाँ से आया है। तो आपका टैक्स का निजाम आपने इतना खराब किया हुआ है, उसमें इतना करप्शन है। यहाँ मैं कहता हूँ हुकूमत की कमजोरी है। जब शबर जैदी साहब आए थे तो मुझे बहुत खुशी भी हुई थी और मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ काम आपने शबर जैदी साहब का जिक्र किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। लेकिन माफी हुआ है और उन्होंने उनको काम नहीं करने दिया, वो बेचारे चुप करके चले गए। आपने कहा उनको काम नहीं करने दिया गया। हमने भी ये देखा था कि जो शराइत उन्होंने रखी थी आईडी कार्ड्स वाली, ट्रांजैक्शन के ऊपर 50,000 रुपये वाली, फिर जिस तरह से हर डॉक्यूमेंट करने वाली, एहतजाज हुआ, 3 महीने काम कोई ना हुआ, जिसके बाद ये तमाम पॉइंट्स वापस लेने पड़े। फिर क्या हल था ऐसा कि कहाँ पर, अब आपने कहा कि रिफॉर्म करना चाहिए टैक्स सिस्टम को, नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। जो गलतियां की गई थी पिछली हुकूमत से वो दोबारा दोहराई जा रही है, एमनेस्टी की जा रही है, तमाम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्ट करें, कोई नहीं पूछेगा, तो फिर तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकेगी कभी भी। बिल्कुल नहीं हो सकेगी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखें, मुल्क को आप संवारना चाहते हैं या सेठों के आप खजाने भरना चाहते हैं। मैं तो गुजारिश कर रहा था कि आप किसी मार्केट में चले जाएं, लिबर्टी मार्केट लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट है, वहां के जो दुकानदार बैठे हुए हैं कि वो कितना टैक्स देते हैं साल, क्यों नहीं टैक्स देते? टैक्स देना, ये कहते हैं जी टैक्स कल्चर पैदा करें, कोई टैक्स कल्चर दुनिया में पैदा नहीं होता कानून नाफिज किए बगैर। आपने लोगों को जेल में डालना है जो टैक्स नहीं देते। सही है, सिस्टम बेहतर होना चाहिए। लेकिन रसूल बख्श साहब अब देखिए ना, तजाद तो फिर पॉलिसीज में यहाँ पर आ जाता है कि एक तरफ हम कहते हैं हुकूमत की माशी पॉलिसीज ठीक है, दूसरी तरफ हम कहते हैं सिस्टम रिफॉर्म्स के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, एमनेस्टी भी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे मंसूबे भी ला रहे हैं जिससे पूछा नहीं जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का नारा एक तरफ लगाया जाता है, दूसरी तरफ वो नजर नहीं आता। बहरहाल ये बात की बहस है और बड़ी ब्रॉडर बहस है। लेकिन वहीं पर एक सवाल जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो अब्दुल हफीज शेख को हटाया गया है, पीडीएम ने इसको अपनी कामयाबी करार दे दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि हमारी तहरीक है जिसकी वजह से हफीज शेख साहब को हटा दिया गया। और ये भी याद रहे कि हफीज शेख साहब के ऊपर तो ये इल्जाम है कि ये IMF के बंदे हैं और जब भी आते हैं पाकिस्तान मजीद मकरूज भी हो जाता है और IMF के साथ जो है वो उनके लिए काम करते हैं। ये हुकूमत में बैठे लोग भी कहते थे। ये बिलावल साहब से भी पूछ लेना था कि आपकी हुकूमत में भी वजीर खजाना और हफीज शेख साहब बहुत काबिल आदमी है, काबिल एहतराम है, ये किसी के नुमाइंदे नहीं है, हमेशा आके पाकिस्तान की उन्होंने खिदमत की है। ये उनके जाने को अगर आप बिलावल साहब समझते हैं कि पीडीएम ने कामयाबी हासिल कर ली है तो फिर पीडीएम का जनाजा तो वो पहले निकाल चुके हैं, अब और मजीद जनाजे क्या पढ़ने हैं? फिर दुआए खैर कह दें कि ये उनकी कामयाबी है, उन्होंने हटाया है तो बिलावल साहब की कहने पे हटाया है। आपने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद ये जरूरी हो गया था कि या उनको इलेक्ट करवाते या उनको रुखसत करवाते। और फिर पॉलिटिशियंस भी कह रहे थे कि जो कोई इलेक्टेड हमारा MNA MP है उसको ये बहुत ही इंतहाई अहम वजारत है और सिर्फ एक शख्स नहीं होता, उसके पीछे पूरी वजारत खजाना होती है, उसमें मैरीन बैठे हुए हैं, प्लानिंग कमीशन है, उनके मैर उसमें बैठे हुए हैं। मैं तो वैसे
बाहर से लाने नहीं चाहिए। अगर आप लाया है तो ये पहली हुकूमत नहीं है, 3 हुकूमतों में वो काम कर चुके हैं। ठीक है रसूल बख्श सईद साहब, आपने कहा कि पहले भी हो चुका है ये काम। अब एक आपने और जुमला कहा कि जनाजा तो पीडीएम का पढ़ दिया गया, मतलब अब पीडीएम के बारे में आपकी जो राय है वो तो समझ में आ गई है। ये जो इस वक्त लोग बात कर रहे हैं कि रमजान के बाद दोबारा से तहरीक जन्म लेगी और दोबारा से तहरीक में जोर पड़ेगा, आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी के बगैर ही वो काम होगा जो कि पहले पीडीएम ने मुश्तरका प्लान बनाया था? देखिए, पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम नहीं चल सकती है, और पीपल्स पार्टी ने अपनी जोर और जर की तक जो सियासत हमेशा करते रहे हैं वो उन्होंने करके दिखाई है। जहां उन्होंने मफाद नजर आया है उन्होंने पीडीएम की बात नहीं सुनी। असूली तौर पर तो होना यह चाहिए था कि ये फैसला पीडीएम के फोरम पे होना चाहिए था, और पीडीएम वाले यही कहते हैं कि जी फैसला तो ये हुआ था कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होगा सेनेट में, लेकिन पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक दुरुस्त है, उसका मौक़िफ़ भी कि देखिए वो तो इस सूरत में था कि हमारा चेयरमैन मुंतखब नहीं होता। अगर वही गिलानी साहब चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए तो उनको हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उन्होंने जिद करके उनको बनवा लिया। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर उनको कोई एहतराम होता उस तंजीम का जिनके कंधे पे चल पे उन्होंने पंजाब में सियासत की है, बड़े बड़े जलसों से उन्होंने खिताब किया, अपने जलसे करेंगे तो वो जलसियां ही होंगी, बड़े नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि अगर तारीख को चलाना है, आगे चलाना है, तो उसको मुफीद बनाने का तरीका यही है कि आपस में इत्तेहाद रखें, आपस में इत्तेहाद रखें। इस तरह के इख्तिलाफात अपनी तहरीक भी मुतासर करते हैं और लोगों पर तासुर भी अच्छा नहीं छोड़ते। रसूल बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। तब्दील होने से लेकर सियासत में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं उसको हमने डिस्कस किया, लेकिन ये रोज का मामूल है और ये रोज होता भी रहेगा। कोई ना कोई नई चीज आएगी और फिर उस पर तमाम लोग सियासत करते हैं, सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ वाले नहीं। यहाँ तो हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट वाले भी सियासत कर रहे होते हैं और मुसलसल जो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बौछार है उसका सिलसिला भी 2.25 साल से सियासत करें, एक दूसरे को यूज ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने लगी हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ये जो स्मार्टफोन है ना, इसने आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान बना दी है। देयर आर अ फ्यू एप्लीकेशंस जो आपको इतना हेल्प करती हैं कि आपके पैसे बचते हैं, आपको कूपन्स मिलते हैं, आपको ऑफर्स मिलती हैं। और अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं पर्टिकुलरली एक ऐसी एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ जो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाली है। दैट इज़ वाउच 365। जी, वाउच 365 है जी, एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें आप फूड इंडस्ट्री से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे कि आप जब जाएंगे इसको इस्तेमाल करते हुए तो बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर होगी। और ये इतनी ज़्यादा जो बुक्स आपको नज़र आ रही हैं पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें से आपने जो है ना वाउचर्स अपने निकालने और फ्री खाना खाना है। एक आपका पैसे देंगे और बाय 1 गेट फ्री ऑफर है जी, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसमें ये है जी कि ये जैसे फॉर एग्जांपल बुक मैंने पकड़ी है भावलपुर की, डिफरेंट सिटीज़ हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो इस बुक में आपके पास डिफरेंट ये वाउचर्स हैं जो आप पर वाउचर यूज़ कर सकेंगे। मतलब यहाँ से आप ये देखिएगा कि ये पूरा आप उसको टियर कर सकते हैं एंड दीज आर वाउचर्स जो इस बुक में आपको मिलेंगे और डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसके ऊपर आप ये इस्तेमाल कर सकेंगे। और सिटीज़ में बता दूं, इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, एबटाबाद और भावलपुर, जहां पर आप ये वाउच एप्लीकेशन के वाउचर्स जो हैं वो यूज कर सकेंगे। और डिफरेंट ब्रांड्स जो ऑन बोर्ड हैं वहां जाकर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा। और जो ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं जी। ओपीटीपी इसमें है, बेलाविटा है, कोयल कैफे है, चौपोल, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट और सिनाबन, रमादा प्लाजा, पीसी होटल, मूव एंड पिक और बहुत ज़्यादा नाम है जो कि इसमें शामिल हैं। ये कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड आपने सिर्फ लेना है और 24 न्यूज़ भी इसमें लोगों में शामिल है। ये भी हम आपको भी बताते हैं कि आपने इसको कार्ड तक पहुंचना कैसे है। लेकिन जब आप ये कार्ड लेंगे तो ये बुक्स आपको मिल जाएंगी, बड़ी ज़बरदस्त बुक्स में अंदर एक डिटेल है, हर ब्रांड के नाम हैं इसमें, सबवे, पिज़्ज़ा हट। और ये देखिए आप, ये आपको नज़र आ रहा है 24 मेंबरशिप कार्ड है और ये वाउच 365 के साथ एसोसिएशन कर ली गई है जिसके तहत आपको ज़बरदस्त ये किचेस मिलने वाले हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इट हैज़ 6,000 प्लस ब्रांड्स ऑन बोर्ड, 15,000 प्लस कूपन्स हैं जो आपको मिलेंगे। ऑल्सो ये कार्ड आप भी विन कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट न्यूज़ जो हम आपको देने वाले हैं कि आपको बस इतना सा काम करना है कि यू हैव टू गो टू फेसबुक पेज। उस फेसबुक 24/9 का जो हमारे प्रोग्राम का पेज है, आप उस पर जाइए। सबसे पहले तो उसको लाइक कीजिए ना, मतलब फॉलो कीजिए। ये तो
विदाउट एनी डाउट आपको करना ये तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग। उसके बाद वहां पर एक नई पोस्ट जो कर दी गई है, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन जिसका आपने जवाब देना है और जो सही जवाब देगा उसको हम ये गिफ्ट जो है कार्ड फ्री में देंगे। फ्री में कार्ड उनको ये मिलेगा कार्ड, आपको मेंबरशिप कार्ड मिल जाएगा। ये मैं दिखाती हूं, आपके पास नहीं है कार्ड, ये इसके अंदर भी कार्ड है जो आपको मिल जाएगा। और सवाल मैं आपको अपना बता देती हूँ, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है जो आज हमने आपके लिए रखा है। ये पूरा चंक आपने सुना है, देखा है, वाउच 365 की हम बात करें तो हमने आपको बताया कि ये कितने सिटीज में वैलिड है। तो यही सवाल है जी आपका जो आपने हमें बताना है कि वाउच 365 कितने शहरों में वैलिड है, इसका जवाब आप दीजिएगा और जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा उसको ये कार्ड जो है वो गिफ्ट में। फेसबुक पेज पे 24/9 के आप जा सकते हैं, वहां पर जाके इस सवाल का जवाब दें। बड़ा आसान सवाल है, उस आसान सवाल का मैंने कार्ड जवाब पकड़ा हुआ था तो मैं दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग। सो दिस इज द मेंबरशिप कार्ड जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप जाकर वहां पर सही जवाब। और फिर ये वैलिड है अप टू 5 वाउचर्स। और फिर उसके बाद आप 24/9 के पेज को जब आप फॉलो कर लेंगे, वहां पर सवाल देखेंगे, उसका जवाब देंगे, आप तक ये पहुंच जाएगा और फिर आप इससे एंजॉयमेंट कर सकते हैं। किस तरह? क्योंकि जो हालात हैं, खाना खाएं, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर लें, खूब मजे करें। और खाना आपने करना है डिलीवरी करा के, क्योंकि ऑब्वियसली टेक अवे करने जाके बंद है इंडोर में। हाँ, टेक अवे, वही टेक अवे कर लें जाके। एनीवेज जी, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे पीडीएम की और उसमें खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने ये दावा किया है और एक उन्होंने खबर सुनाई है कि जी ईद के बाद एक बड़ा तोहफा देने लगे हैं वो अवाम को, वो इस शक्ल में कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए उन्होंने प्लान बना लिया है और बुज़दार हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कहा है कि हम ऐसा वार करेंगे जिससे फ़ायदा ये होगा कि बुज़दार हट जाएंगे। अब ये होगा या नहीं, क्योंकि ये नून लीग की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने ये कल अनाउंसमेंट की है और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि नून लीग अपना नुमाइंदा लेकर आए, अपना मुंतखब जो भी वो करना चाहते हैं जिन्हें वज़ीर आला, और पीपल्स पार्टी जो है वो उसका साथ देगी। लेकिन ये बड़ी इन हाउस तब्दीली जो है क्या वाकई पॉसिबल हो सकेगी या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान की हद तक रह जाएगी? मुस्लिम लीग नवाज अपने वज़ीर आला का ऐलान कर दे जी, ये कल बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी पंजाब के जो पार्लिमानी लीडर हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है। देखते हैं कि नून लीग इसमें शरीक होगी या नहीं होगी, क्योंकि वाज़े तौर पर इख्तलाफात तो नजर आ ही रहे हैं। बिल्कुल। और साथ में ये कहना कि हमजा शहबाज अपना नाम तजवीज़ कर दें या फिर उनकी पार्टी उनका नाम तजवीज़ कर दे, इसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि नून लीग यहाँ पर सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद और उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर इसके साथ ये भी ज़रूरी चीज़ है कि पीडीएम की जो इस वक्त इत्तेहाद है वो क्वेश्चन मार्क बन चुका है और क्या नून लीग इस मामले में सपोर्ट करेगी? क्योंकि पहले भी ये बात हुई थी जब बुज़दार साहब के हवाले से, तो नून लीग की जानिब से कहा गया था कि हम परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको हम वज़ीर आला नहीं बनवाते, क्योंकि इस पर तजवीज़ थी कि शायद परवेज़ इलाही साहब को सीएम के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए, पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार के जी आप इनको ले आएँ। लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी तैयारी जो है इतनी तैयारी भरपूर नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं वो इस तरह साजगार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा दावा उन्होंने किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं और वो साथ देना चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली इट वाज अ फॉरवर्ड ब्लॉक व्हिच ही वाज टॉकिंग अबाउट कि गवर्नमेंट के ही कुछ लोग हैं जो फ्लोर क्रॉसिंग भी करना चाहते हैं और सपोर्ट नहीं करना चाहते वज़ीर आला को। और फिर उन्होंने जो एजेंडा रखा वो एजेंडा मैं समझती हूँ कि अवाम की बात के ऊपर उन्होंने रखा, उसमें महंगाई था, बेरोजगारी था और एनआरकी बढ़ती जा रही है, इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया। और ये हम देखते हैं कि सिर्फ पंजाब ही में नहीं, KPK बलोचिस्तान मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तबकात की तरफ से मुसलसल प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, धरने भी दिए जा रहे हैं। एज वी स्पीक बलोचिस्तान में इस वक्त सरकारी मुलाजिमीन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, KPK में नर्सेज जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, पंजाब में आए रोज कभी टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कभी नाबीना अफराद निकल आते हैं, कभी ऐसे पेशेंट्स निकल आते हैं जिन्हें कैंसर मेडिसिन नहीं मिल रही। तो बहुत से तबकात हैं जो मुतासर हुए हैं इन तमाम पॉलिसी से, इस तमाम गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस। बिल्कुल, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा बुज़दार हुकूमत को हटाना? और फिर जो इंपॉर्टेंट बात है कि 25 से 30 MPs वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को पूछते हैं, वो MPs PTI से हैं, वो पूछते हैं कि आखिर आप जो है अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं लेके आते पंजाब हुकूमत में और पंजाब असम्बली में, ताकि पंजाब हुकूमत चेंज हो सके। तो ये सवाल है, क्या वाकई इस तरह से 25 से 30 लोग हैं जिसके दावा किया जा रहा है और ये कहा गया कि ईद के बाद ये मुमकिन होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MP हैं सादिया सोहेल साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं वो इतने बड़े हैं कि क्या आप तैयार हैं या नहीं अगर ऐसी कोई तहरीक आती है। अस्सलाम वालेकुम सादिया सोहेल साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया साहिबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आप सबको भी बहुत बहुत शब रात मुबारक।
जी बहुत शुक्रिया जी। सादिया साहिबा, अब ये जो सिचुएशन है इस वक्त ऐसे लगा है कि पीडीएम कहीं पर खामोश तो हुई, लेकिन कल दोबारा से एक बड़ा सवाल और बड़ी नवीद सुना दी गई कि ईद के बाद यानी कि रमज़ान और ईद के बाद पंजाब में तब्दीली के लिए तैयारी की जा रही है और उसमें ये बड़ा जो एक सपोर्ट है वो कहा जा रहा है कि 25 से 30 MPs PTI से होंगे जो कि सपोर्ट करेंगे। क्या सिचुएशन देखती हैं आप, ये पॉसिबिलिटी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की दावे करने की अब आदत ही बन गई है। इससे पहले तो ये हुकूमत को घर भेज रहे थे, कभी लॉन्ग मार्च हो रही थी। सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन मार्क तो इस टाइम ये है कि क्या पीडीएम वापस बाकी रही है? ये जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है, जो तमाम सिनेरियो देखा और मरियम बीबी की सियासत को जिस तरह जरदारी साहब ने मेरे ख्याल में उनको मुंह की खिलाई है, तो उसके बाद तो उनको ये बातें शेवा ही नहीं देती। पीडीएम जो है एक जो इत्तेहाद होता है या तहकीक होती है, सब कामयाब होती है कि उसके पीछे मकासद आवाम की भलाई हो, कोई बड़ा मकसद लेके आए। जो अब वो क्या कहते हैं 40 चोरों का एक गिरोह जो मिल बैठा है, जो अपनी अपनी चोरियां छुपाने के लिए, अपने अपने मामलात को रद्द करने के लिए प्रेशर ग्रुप बनने के तौर पर काम कर रहा है, तो वो उन्होंने सब तमाम हथगंडे आजमा के देख लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हुकूमत को हिला सके हैं, ना बल्कि खुद ही लोगों के सामने बुरी तरह जो है ना बेनकाब भी हुए हैं और इनके अज़ाइम भी खुल के सामने आए हैं। ये सब अपनी अपनी करप्शन बचाओ एक मुहिम पे हैं, ना इनका कोई अवामी एजेंडा है, ना इनके कोई ऐसा इनकी तहरीक में कोई दम है, ना लोगों का वो जज्बा है, ना वलवला है। जब आप अपने अपने वही बातें करप्शनों को बचाने के लिए निकले हैं और आपको अल्लाह ने और कौम ने मौका दिया है कि आप इतने साल आपको मौका मिला है, तब तो आप परफॉर्म ना कर सके, तब तो आप मुल्क में दूध की नहरें ना बहा सके और करप्शन या दीगर मामलात में आज आप बात करते हैं, आज आपको बुराइयां नजर आती हैं। उस टाइम जब आपकी अपनी हुकूमतें थी तब आपने क्या किया? आज सिर्फ एक ऐसा इंसान ऊपर आके बैठ गया जिसने इनकी नींदें उड़ाई हुई हैं, जिसने बताया हुआ है कि छोटे चोर को तो आप पकड़ के जेलों में डाल देते थे, अब बड़े चोरों की बारी है और इस मुल्क के साथ को लूट मार के किसी को भागने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भागे हुए उनको भी इंशाल्लाह लाया जाएगा। तो अब ये इनकी अफरा तफरी है, ये सारी हवाई बातें हैं। कहाँ गई वो लॉन्ग मार्च, कहाँ गया वो पहले ये तो फेडरल में अदम एतमाद देने वाले थे, फिर आपस में इनकी अपनी जो एक दूसरे पे अदम एतमाद की तहरीकें नजर आई हैं वो भी आप सबके सामने है। और जहां तक 25 कोई अरकान जिसके ये दावेदार हैं कि वो हुकूमत के इनके साथ मिल गए हैं, तो जरा शो तो करें, ईद भी इंशाल्लाह आने वाली है, लग पता जाएगा इनको, लग पता जाएगा। सादिया साहिबा आपने सही कहा कि लग पता जाएगा, लेकिन वहीं पर आपने कहा कि ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, तो आपसे सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट में भी हैं। अवाम भी परेशान हाल नजर आ रही है, वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, कोरोना की वजह से तो तमाम चीजें मुतासर हुई हैं, लेकिन उससे पहले भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। गवर्नमेंट का क्या प्लान है अवाम को रिलीफ देने का, अगर हम हिज़्ब इख्तिलाफ की बातें साइड पर कर भी दें तो? देखिए, गवर्नमेंट तो मैं समझती हूँ ये गवर्नमेंट जो जिस किस्म के मंसूबे लाई है, जो पॉलिसी मेकिंग पे काम हो रहा है और जो आवाम की, क्योंकि हम तो काम ही ह्यूमन डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बना रहे, हम वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं और वो काम कर रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म नताइज भी निकलेंगे। अब घरों की बात की, इन लोगों ने कहा कि ईंट भी नजर नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह घर बनने भी जा रहे हैं, नजर भी आ रहा है कि आम गरीब आदमी, तनख्वाहदार आदमी जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था अपने घर का, उसको अपना घर भी मिलेगा। मुश्किल वक्त आया है, पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल इकोनॉमीज थी, इंटरनेशनल बेहतरीन हेल्थ सिस्टम थे, वो आज आपको घुटनों पे बैठे नजर आते हैं, कोलैप्स हुए। सादिया साहिबा, हालात में भी आपने जिक्र किया है कि इस वक्त कोरोना की सिचुएशन की वजह से शायद परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है जो कि हो सकती थी और आइंदा पॉलिसीज हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं उनमें से नहीं हूँ जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। मैं खुद एक अवामी और एक मेडियोकर हूँ, मैं समझती हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन चीजें बदतरीज। मैं वो हूँ जो आटे दाल का भाव जानती हूँ, खुद जाती हूँ मार्केट, अपनी ग्रोसरी करती हूँ, मुझे पता है हालात और वाकयात क्या हैं,
इस मुश्किल वक्त है। इसीलिए तो सादिया साहिबा, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि बैड गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस होनी चाहिए थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी वो नहीं है। उसका फायदा पीपल्स पार्टी नून लीग तो उठाए या ना उठाए, लेकिन इसके अलावा ये है कि बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओपनली और इनडायरेक्टली भी कह चुके हैं कि हम लोग चाहते हैं कि बुज़दार हुकूमत हटे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनका एतमाद उन पर इतना है कि वो मानते नहीं है। वरना तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हल्के हैं वो भी चाहते हैं कि कुछ तब्दीली अगर हो जाए। बहुत दफा आपने देखा कि बातें हुई हैं, लास्ट मोमेंट में चेंज हो गया, तो चांसेस तो है ना? नहीं, देखिए ऐसी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है, और मैं समझती हूँ बुज़दार साहब जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और एज ए चीफ मिनिस्टर देखिए हमने एक नक्शा बनाया हुआ है अपने माइंड में, हमने माइंड सेट किया हुआ है जो शख्स आएगा जिसकी गर्दन में सरिया होगा और वो इधर से मुक्का मारेगा इधर जाएगा तो वो सीएम कहलवाएगा। वो ऐसी बात नहीं है। एक वो इंतहाई हम्बल और बहुत अच्छे इंसान है, मसाइल सुनते हैं, जिस तरह वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि पहला जो साल था वो हम इनकी जो चीजें जो इन्होंने कमी, हम तो चलो आप कहते हैं कि बहुत बात हो गई, बहुत ब्लेम गेम हो गया, लेकिन आप ये भी समझिए कि 25-30 साल का जो कचरा है वो साफ करने में टाइम लगता है। इदारों के अंदर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जो पॉलिसी कहीं नाम को नहीं थी, मैं खुद इस टाइम 4 इदारों को देख रही हूँ और मैं अंदर बाहर की हकीकत जानती हूँ कि यकीन मानिए जितना करप्शन का एलिमेंट, जितना पॉलिटिसाइज थी चीजें, इन चीजों को दुरुस्त करना, ब्यूरोक्रेसी जिस तरह हाथों से निकली पड़ी थी, जब आप अपने लोग लगाते हैं तो वो सादिया साहिबा अभी भी वही लोग लगे हैं। अपने लोग प्लीज मत कहा कीजिए, मैं इस चीज से बहुत इख्तलाफ करती हूँ। किसी भी हुकूमत में घर से ब्यूरोक्रेट्स नहीं लेकर आने होते, वही होते हैं जिनको ड्यूटीज देनी होती हैं। तो वही लोग जो पिछली हुकूमतों में थे आज भी अहम ओहदों पर फायज हैं बुज़दार हुकूमत की, वो आपके स्वाबदीद है कि किस तरह से उसको तब्दीली करनी है। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए। आते ही कहा था इमरान खान ने, तो आते ही कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो हुकूमत के साथ होती है, वो कोई भी हुकूमत आए जी, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत तो फिर अपने लोग मत कीजिए ना, वो अब ब्यूरोक्रेसी अब इस हुकूमत के साथ है। सादिया साहिबा एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी 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 सवाल मेरा ये है कि जब फेडरल में इक्तदार में बात हो रही थी अदम तहरीक की, और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ा और वो कामयाब भी हो गए, अब बार बार बुज़दार हुकूमत और पंजाब असम्बली में भी अदम तहरीक की बात हो रही है, और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो ये कह रही है कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बुज़दार साहब खुद कहें कि मैं एतमाद का वोट लेता हूँ और मैं ये साबित करूंगा कि मैं नुमाइंदा हूँ और मेरी अपनी जमात मेरे साथ खड़ी है? देखिए अगर ऐसा मौका आया, आपकी तारीख गवाह है कि इससे पहले इमरान खान से पहले है कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने ये अखलाकी जुर्रत दिखाई हो? मेरे कप्तान में, मेरे प्राइम मिनिस्टर में ये अखलाकी जुर्रत है। अगर पंजाब में ऐसा कोई मौका आता है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं? आपका ये ख्याल है कि ये इकट्ठे हैं और ये मजीद इकट्ठे? मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता, ये तो कई बार एक दूसरे को डस चुके हैं। तो आप मोमिन किसको कह रही हैं? दोनों पार्टीज में आप मोमिन किसको कह रही हैं? कह रही हूँ ना, मोमिन तो है ही नहीं ना, क्योंकि दोनों कई बार डस चुके हैं एक दूसरे को। नहीं अब तो आपने कह दिया सादिया साहिबा, अब तो कह दिया आपने। तो आप ये कहती हैं कि अगर वक्त ऐसा आया तो एतमाद का वोट भी ले सकते हैं बुज़दार साहब? ले सकते हैं, मैं समझती हूँ। देखिए जमहूरी सिस्टम चलना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये अपने सारे हथकंडे आजमा चुके, इनके आपस की दरारें हैं जो एक मुसलमा हकीकत है। बीबी मरियम सफदर साहबा ने नून लीग का जो हाल किया है वो आपके सामने है। जो उसके चचा का, उस हमजा शहबाज का आपस के इख्तलाफात, तो पार्टी के अंदर इनके इतने ज्यादा खुल के मंजर आम पे आ गए हैं, और हमारी पार्टी को क्या थ्रेट देंगे? और आप ईद भी आ जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर से वक्त लाए। सादिया साहिबा, तो आप देखिए आपने जो सवाल में ये क्या कारनामा कर सकते हैं। देखिए सादिया साहिबा, जो सवाल इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया था, मैंने भी पूछा है, सीमन ने भी यही कहा है कि आपकी पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि बुज़दार साहब को हटाना चाहिए, इमरान खान साहब नहीं हटाते हैं। तो ऐसा मामला है? 25 से 30 चले, 5-10 आपको लग रहा है कि इख्तिलाफ है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं आपको लगता? देखिए इख्तिलाफ राय हो सकता है, हमारी भी एक जमहूरी पार्टी है, और हमारे यहाँ तो ये कल्चर शायद इससे पहले कहीं नहीं था कि जितने हमारे लोग खुल के गवर्नमेंट में ओपनली बोल लेते हैं, ये लोग तो इनमें तो इतनी इखलाकी जरूरत भी नहीं है कि अपनी ही बेसिकली अगर कोई इख्तिलाफ करता है बुज़दार साहब से तो वो जमहूरियत है, और पार्टी के अंदर आपने कहा कि जमहूरियत की वजह से ऐसा मामला है। बहुत शुक्रिया सादिया सोहेल साहिबा जी, ठीक है। पूरे एमपीएस, पूरी टीम पंजाब की बुज़दार साहब के साथ पूरी टीम, और इंशाअल्लाह
ये नहीं हिला सकते, ये नहीं हिला सकते। पूरी टीम गुलजार साहब के साथ खड़ी है। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने कहा इख्तलाफ होने का मतलब ये नहीं फ्लोर क्रॉसिंग हो या उनके अगेंस्ट कोई वोट दे दे, तो पूरे एतमाद तो वो थी कि हमारी गवर्नमेंट सारी इंटैक्ट है, लेकिन वहीं पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद जो है उसने खुद ही अपने ऊपर एक सवालिया निशान लगाया। लेकिन अब देखते हैं कि ईद के बाद एक्चुअली ऐसा होता है नहीं होता। वजह से ही जो क्वेश्चनेबल परफॉर्मेंस है पीडीएम की, उसकी वजह से इनको इत्तेमाद ज्यादा मिला है और यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं, अगर कोई है भी, कोई खिलाफ है भी गुलजार साहब के, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हुकूमत में ऐसे होता है कि लोग इख्तलाफ करते हैं। एनीवे जी, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे केपीके और सिंध में इस वक्त हॉस्पिटल्स की सिचुएशन क्या है। लाहौर के हवाले से तो हमने अपडेट्स ली और हमने ये भी देखा कि वहां पर भी वेंटिलेटर्स जो है वो सैचुरेट हो रहे हैं, हॉस्पिटल बेड्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन सिंध और केपीके में भी नंबर तेजी से बढ़ते चले। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये नंबर जो हैं वो तशवीशनाक हद तक भी बढ़ रहे हैं क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में 100 लोग जो हैं वो कोविड का शिकार हुए और इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों में 4084 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुसलसल और बार बार ये रिपोर्ट इसलिए किया जाता है, आप देखते होंगे कि हर हेडलाइन में, हर शो में, हर टॉपिक में, इवन अपने ही शो में हम बहुत बार ये रिपीट करते हैं ताकि आपको एक इंफॉर्मेशन दे सके, एक रिमाइंडर दे सके कि ये किस कदर सीरियस बीमारी है और आपने अपने और अपने प्यारों को बचा कर अवेयरनेस कितनी जरूरी है। और फिर इसके अलावा एक और मामला जिस पर हम बात करते हैं वो है हमारे अस्पतालों में फैसिलिटीज कि क्या वो काफ़ी हैं इन तमाम इमरजेंसीज को निपटने के लिए, क्योंकि हमने ये देखा था कि फर्स्ट और सेकंड वेव में ये डिफरेंस आया था कि सेकंड वेव में हालात कुछ बेहतर नजर आए थे, लेकिन थर्ड वेव में एक दफ़ा फिर से जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से अस्पतालों में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खासकर पंजाब में। लेकिन सिंध और केपीके में भी पीछे नहीं है, वहाँ पर भी अस्पतालों में प्रॉब्लम्स आई हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको भी और साथ पैरामेडिक्स को भी बहुत इमरजेंसी फेस करनी पड़ती है, वेंटिलेटर्स को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, और जो ओवरऑल है अस्पतालों में फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इस वक्त सिचुएशन है क्या अस्पतालों में, क्या मामला जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अस्पतालों में क्या हो सकता है, या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें किस कदर इजाफा होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सिंध से भी हमारे साथ मौजूद होंगे और केपीके से भी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होंगे, लेकिन अभी डॉक्टर उमर सुल्तान साहब चेयरमैन YDA सिंध हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त कराची, सिंध पर्टिकुलरली कराची की सिचुएशन क्या है, पेशेंट नंबर जो है वो हॉस्पिटल्स में कितना ज़ेरे इलाज है और आप क्या देख रहे हैं कि फैसिलिटीज काफ़ी हैं पेशेंट्स के लिए? बिस्मिल्लाह, अहम सवाल आपने किया है। फर्स्ट वेव में तो आपने देखा कि हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने, CM साहब ने, हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने प्रोएक्टिव अप्रोच से काम किया, लॉकडाउन किया। उसके सेकंड ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्टिव डिजीज एक हॉस्पिटल कराची में नीपा चौरंगी के पास इन्होंने बिल्डअप किया 100 बेड्स का, लेकिन चूंकि कराची की पॉपुलेशन ज्यादा है और लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया और नंबर्स अब्रप्टली बढ़ना शुरू हुए, तो तमाम जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल थे पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के वो फिलअप हो गए और लोग जो है वो एक्सपो सेंटर की तरफ गए और वहां भी गाय बगाए जो है वो भी फिलअप होना शुरू हो गया। अभी कराची और सिंध की जो कोरोना स्प्रेड रेशियो है वो एज कम्पेयर टू पंजाब, KPK, इस्लामाबाद कम है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा सकता है कि जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं पंजाब से यहाँ या इस्लामाबाद से यहाँ, उनकी वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है। इसलिए सिंध के जो अवाम हैं, जो कराची के अवाम हैं, उनको चाहिए कि वो SOPs को फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है, मास्क का इस्तेमाल। डॉक्टर साहब आपकी बात सही है कि SOPs को फॉलो करना चाहिए, बड़ा जरूरी है, जिस तरह से आप कहते भी हैं और आपने भी कहा है, लेकिन इसके अलावा जो नेक्स्ट फेज आता है वो है हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज। तो आपको लग रहा है जो तैयारी है गवर्नमेंट की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या आपकी जो सूबाई हुकूमत है, वो क्या तैयार है इसके लिए? जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या फिर दीगर फैसिलिटीज हैं, वो काफी हैं इमरजेंसी को निपटने के लिए? देखिए, जिस तरह की पॉपुलेशंस हैं, अगर आप जब से पाकिस्तान बना है, आप कराची की बात करेंगे तो 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल कराची और JPMC जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। इन 2 हॉस्पिटल के अलावा तीसरा टर्शरी केयर हॉस्पिटल अभी तक नहीं बनाया इन्होंने। अगर ये टीचिंग हॉस्पिटल में इजाफा करते तो ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को कोप अप कर सकते थे, लेकिन चूंकि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेस देन 40% बेड ऑक्यूपेंसी है, वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर अवाम SOPs को फॉलो नहीं करती और बड़ा सर जाता है तो ये सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। इसलिए ये तमाम चीजें अवाम के हाथ में है और गवर्नमेंट के हाथ में है
गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो गैदरिंग की जगह हैं, इनको कम से कम एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए तो बंद कर देना चाहिए, ताकि सोशल जो गैदरिंग है वो ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जाए और एसओपीज को फॉलो करवाया जाए। बिल्कुल सही, लेकिन डॉक्टर साहब लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो हम अल्लाह ताला से दुआ तो ये करते हैं कि वो अंडर कंट्रोल ही रहे। आपने कहा कि 40% लेस देन 40% ऑक्यूपेंसी है बेड्स की हॉस्पिटल्स में, तो ये कहिएगा जो पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, क्या उनमें कोई नए साइन एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये यूके वेरिएंट वायरस है जो इस वक्त यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनके साइन एंड सिम्टम्स बताइएगा एंड कंडीशन क्या है उन पेशेंट्स की जो हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसमें इस दफा जो थर्ड वेव आई है ना, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड वेव में नहीं थे। टीनेजर्स अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, इनकी सिवियरिटी जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेव कम है, लेकिन नंबर ऑफ कम डेज में नमूनिया जो है वो कोविड नमूनिया बन रहा है और पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन डिमांड उनकी बढ़ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेव। शुरू के दिन तो ठीक गुजर जाते थे, 5वें दिन से लेके 12 डेज के दरमियान जो है वो कोविड नमूनिया डेवलप होता था, दीगर कॉम्प्लिकेशंस आती थी, पेशेंट जो है बाय पैप और वेंट पे चला जाता था। इस थर्ड वेव में अभी फिलहाल जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके एक नंबर ऑफ केसेस कम है सिंध में, पर्टिकुलर कराची में एज कम्पेयर टू पंजाब एंड केपी के, और उनकी सिवियरिटी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेव थोड़ी सी ज्यादा है और बच्चे जो है वो ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें एसओपीज स्कूल्स के लिए बनानी पड़ेंगी, स्कूल्स को भी 2 वीक्स के लिए एटलीस्ट जो है क्लोज करना चाहिए ताकि ये चेन ब्रेक हो और दोबारा से रीओपन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो सख्ती भी करनी चाहिए, एसओपीज की जो खिलाफ वर्जी है वो भी नहीं होनी चाहिए, और मजीद सख्ती से ही हम इस वेव से बच सकते हैं जो कि इस वक्त आगे आ रही। और आपने एक और जिक्र किया बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने कहा कि तीसरी वेव में हमने देखा कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है और लोगों के जो सिवियरिटी है वो बढ़ गई है, तो इसको टैकल करने के लिए किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? हॉस्पिटल्स में आप मतलब फौरी तौर पर सिलेंडर्स पे जा रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये हमने देखा है कि इमरजेंसी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं पेशेंट्स को। नहीं, देखिए इसमें यहाँ टची केयर हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम है, तमाम मेडिसिन जो कि एंटी वायरल ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, स्टेरॉइड्स हैं, क्लेक्सिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो तमाम चीजें अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट टची केयर हॉस्पिटल में खासतौर पर। ठीक है, फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर सर्ज सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी हो सकती है और डॉक्टर्स हजरात बार बार लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज एसओपीज को फॉलो करें, दैट्स द ओनली वे। बिल्कुल, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, अपना ख्याल कीजिएगा। और इसके साथ साथ हम एक अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ डिस्कस करनी है, वो ये है कि स्किन प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसकी वजह से लोग जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है तो मजीद प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं, तो सवाल भी लोगों के उठ रहे हैं। बिल्कुल, इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं और क्या टिप्स हैं जो डॉक्टर साहिबा आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, डॉक्टर इदरीस। ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मौसम तब्दील होता है तो बड़ा कुछ चेंज हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपके कपड़े चेंज हो जाते हैं, फैब्रिक चेंज हो जाता है, फिर आपकी स्किन चेंज हो जाती है और सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे लगता है मौसम की तब्दीली का आपकी स्किन के ऊपर आता है। ड्राई स्किन वालों की अलग परेशानी है, ऑयली स्किन वालों की अलग परेशानी है, सेंसिटिव स्किन वाले तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। और इस परेशानी का हल यही होता है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट करें जो कि वाकई एक डॉक्टर्स जो हैं वही आपको रेफर करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप खुद से ट्रीटमेंट करते फिरें और उसकी वजह से मजीद नुकसान हो जाए। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे, डॉक्टर इदरीस साहब हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जैसे ही मौसम चेंज होता है और फिर जब गर्मी में इजाफा हो रहा है या फिर कोई भी वेदर चेंज में क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और फिर उनका हल क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मौसम जब चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है आपकी स्किन होती है फर्स्ट हैंड में, तो ये बताइएगा जो फर्स्ट चेंजेस आती हैं उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए और किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए ह्यूमन बीइंग को? जी, पहले लेट मी टेल यू के स्किन होती क्या है। असल में हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। जैसे लिवर एक ऑर्गन है, तरह से हार्ट एक, दिल है, ये सारे ऑर्गन है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है और जिस तरह से बाकी सारी चीजें इफेक्ट होती हैं इसी तरह से स्किन में, और सबसे ज्यादा डेफिनेटली जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि स्किन ही इफेक्ट होती है जी। और मैं तो कहा करता हूँ कि स्किन हमारा एक ब्रांड है। आप फेस को ले लें, आप हैंड्स को ले लें, आप हेड को ले लें, ये हमारा ब्रांड है, इसी से हमारी पहचान होती है और सबसे ज्यादा ये इफेक्ट भी करती है। और इस पे इफेक्ट्स जो है वेदर के, वो वेदर के हिसाब से होते हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे समर से जो विंटर से हम समर में आते हैं
तो वहाँ पे हमारा जैसे वार्डरोब चेंज होती है वैसे ही हमारी स्किन केयर भी चेंज होनी चाहिए जी। और अभी लेट्स सी कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। दो तीन तरह की नॉर्मली स्किन होती है, एक होती है नॉर्मल स्किन, एक ऑयली है और एक ड्राई होती है जी। और आपने सेंसिटिव स्किन का कहा, सेंसिटिव स्किन तीनों में से ही हो सकती है, तीनों स्किन भी सेंसिटिव हो सकती हैं या एक डिफरेंट भी हो सकती है। अब इन तीनों स्किन पे जो समर के आने से जो डिफरेंस आता है ना, जो इफेक्ट्स होते हैं, वो एक तो होता है टेम्परेचर का, एक होती है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है जिस वजह से ऑयली स्किन मोर ऑयली हो जाती है और बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करती है। दूसरा जो ड्राई है उसमें पैचेस आ जाते हैं और टेम्परेचर की वजह से जो तीसरी प्रॉब्लम जो होती है सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो होती है सनबर्न्स। जैसे हीट बढ़ गई है, सन में हमारा जाना भी बढ़ जाता है तो वो सनबर्न्स हो जाते हैं। इसके फिर आगे से आगे जो सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी स्किन पे होता है वो मेलानिन एक पिगमेंट होता है। सब जानते हैं मेलानिन को, जो डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलते हैं। मेलानिन ही हमारे कलर को डिजाइन करता है। उसी की वजह से अगर मेलानिन ज्यादा हो तो कलर डार्क हो जाता है, अगर मेलानिन कम हो तो वो कलर व्हाइट होता है। तो सन की वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाती है। उस वजह से डार्क पैचेस भी आते हैं स्किन पे और स्किन का कलर भी डार्क हो जाता है। बिल्कुल, तो कॉम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। तो इसी से जैसे पहले मैंने कहा कि जैसे आपके समर वाले कपड़े डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही आपकी स्किन केयर रूटीन जो है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिफरेंट होती जाए। इसमें 3-4 चीजें मैं बता देता हूँ कि सबसे बेहतर क्या है जो करने के लिए वक्त के हिसाब से। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसी हिसाब से यूज करें जिस तरह से आपकी स्किन को सूट करती हैं। ठीक है। इसमें एक्ने बढ़ जाती है, पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो पिंपल्स में मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि पिंपल को आप लाइटली ना लिया करें। उसके लिए कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा। नहीं तो होता क्या है कि अगर पिंपल को आप छोड़ दिया जाए, अगर वो बस हो जाए तो फिर वहाँ पे स्कार्स आ जाते हैं जिनको हम एक्ने स्कार्स कहते हैं और उनकी ट्रीटमेंट बड़ी डिफिकल्ट होती है। उसके बाद फिर लेजर्स, फिर केमिकल पील्स और बहुत सारे आप कह लें PRP सारे प्रोसेसेस करने के बाद भी वो जो स्कार्स हैं 70 to 80% तक ठीक होते हैं, वो पूरे ठीक नहीं हो सकते। अब एक्ने की तो लाइट सी बात होगी। अब आगे चलते हैं कि स्किन केयर में होना क्या चाहिए। सबसे पहले ये है कि आपके फेस की केयर बहुत जरूरी है। एक चीज मैं जो कहना भूल गया, हमारे यहाँ वो थोड़ी ज्यादा होती है जिसको आप स्मोक कह लें, पोल्यूशन कह लें। उससे जो पोर्स वो क्लॉग कर जाते हैं और जो पिंपल्स हैं या स्पेशियस सिस्ट है या स्पेशियस हाइपरप्लेजिया, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बढ़ जाती हैं। तो उस सब को अवॉइड करने के लिए जो सबसे पहला आपने चीज देखनी होती है वो फेस की केयर है। उसमें आपने फेस को डेली 2 से 3 दफा मिनिमम वॉश करना है। साबुन के साथ, किसी भी सोप के साथ जो आपकी स्किन को सूट करता है वो वॉश करें। अगर सोप नहीं भी है तो सिंपल वाटर जो है ना वो भी इनफ है, पानी से आप धो लें वो भी मोर देन इनफ है। मिनिमम 3-4 टाइम्स उसको धोएं। उसके बाद आपने एक्सफोलिएशंस का बड़ा ध्यान करना है। हम आमतौर पे इसको भूल जाते हैं। स्क्रबिंग जो है फेस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ट्वाइस ए वीक समर में जो है ना वो जरूरी होती है। एक्सफोलिएशन जितनी ज्यादा करेंगे उतने ही आपके जो है ना जो डर्ट है और जो बाकी की चीजें हैं वो सारी उसमें से निकलेंगी और आपका फेस बेहतर नजर आएगा। इसके बाद मॉइस्चराइजर्स हैं, मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल भी उसी तरह से करेंगे। नाइट क्रीम रात का जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले आप ये करें कि एक तो फेस को वॉश करें, क्लींजर यूज करें जो आपकी स्किन को सूट करता है या जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड किया हुआ है। उसके बाद आप टोनर्स यूज कर सकते हैं, नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं या सिंपल मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूज करें। इसके साथ जो सन बर्न्स हैं उनसे बचाने के लिए और जो हाइपर पिगमेंटेशन या कलर का डिफरेंस आता है कम्प्लेक्शन का, उसके लिए सन ब्लॉक्स यूज करें। सनस्क्रीन के लिए मुझे थोड़ा सा बता देने दें कि सनस्क्रीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम SPF 30 तक का यूज करें, उससे कम नहीं हो। SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जो भी सनस्क्रीन आप लेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसको लगाने का तरीका यह है कि वो जब भी आपने सूरज में निकलना उससे 20 से 25 मिनट पहले लगाएं ताकि वो आपकी स्किन को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने के काबिल हो सके। फिर अगर आप जब निकलने लगे तो आप सेकंड लेयर भी लगा सकते हैं, उससे आपकी प्रोटेक्शन और बढ़ जाती है।
इसके बाद नेचुरल रेमेडीज जो भी आप रूटीन में यूज करते हैं, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि ग्रैंड माँ को जरूर सुनिए, जो वो कह रही है वो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। और ये है भी हकीकत, हम डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि जो ग्रैंड मास की रेसिपीज हैं वो ऑलवेज बेहतर, यानी कि आप घरेलू टोटकों को सपोर्ट करते हैं। और जी बिल्कुल बिल्कुल, घरेलू टोटकों को मैं सपोर्ट करता हूँ जो ग्रैंड माँ की तरफ से है, क्योंकि आपकी जो ग्रैंड माँ है वो कमर्शियल नहीं है, उन्होंने आपसे कुछ खरीदा नानी अम्मा जो कह रही हैं वो कमर्शियल टोटके वैसे आ रहे हैं ना, जो कमर्शियल टोटके वैसे आ रहे हैं ना मीडिया में और सोशल मीडिया में, उनको अवॉइड किया, वो ओवर द काउंटर उनको कहा जाता है, क्योंकि वो सारे उनके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से बड़ी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से स्किन का ख्याल रखना है, और आपने जब वेदर चेंज हो, इसके साथ साथ ये तो रूटीन में हो गया ना, अगर आप क्विकली बता सकें कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस है और साथ एलर्जी हो जाती है, एक्ने हो जाती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये भी लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। जी एक्ने का तो एक्ने की तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। एक्ने इसमें मैं एक ये बात भी करूंगा कि हमेशा से मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक बात पक्की याद रखें कि कोई भी क्रीम जिसके साथ वेट आता है, जैसे डर्मोवेट है, बेटनोवेट है, ये नॉर्मली स्टेरॉइड्स होते हैं। इन क्रीम्स को फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाएं। अगर आप फेस पे लगाएंगे आपको एक आध दिन ग्लो नजर आएगा, उसके बाद फेस पे का कलर बहुत खराब हो जाता है, कंप्लेक्शन बहुत डार्क हो जाता है। तो स्टेरॉइड्स की कोई क्रीम भी फेस पे डॉक्टर के पूछे बगैर नहीं लगानी चाहिए। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हमें ये यूज करनी पड़ती है, वो डॉक्टर अगर इस्तेमाल करने के लिए कहता है तो जरूर करें, अदरवाइज खुद से कोई भी ऐसी क्रीम जिसके साथ वेट आता है ना वो बिल्कुल नहीं लगाएं, वो आपके फेस पे भारी ही पड़ेगी। अब एक्ने की ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ये बड़ी स्पेसिफिक है, इसके लिए आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही को देखना पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि जैसे आप सनस्क्रीन लेते हैं तो एक्ने जो ऑयली स्किन है उसके लिए वाटर बेस्ड हम यूज करते हैं, और जो ड्राई स्किन है उसके लिए हम ऑयल बेस्ड करते हैं। अब आते हैं इन्फेक्शन की तरफ क्विकली। हाँ जी, इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं उसी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से और बाकी मामला की वजह से। अब डिफरेंट इन्फेक्शन डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली पॉलीफैक्स या फ्यूसिडीन क्रीम बाकी के जिस्म के हिस्से पे आप लगा सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में जिसमें आपको रेडनेस हो या पस नजर आए या येलो कलर नजर आए तो उसमें आप फ्यूसिडीन लगा लें। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ रैश हो रहा है रेड कलर का जो एलर्जी का कहते हैं उसमें, तो उसमें एंटी एलर्जी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई भी रैश या इन्फेक्शन 2 से 3 दिन से ज्यादा चलता है ना तो फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। अब फंगल इन्फेक्शन को भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं कि फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली तो स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्समैन है उनमें ज्यादा हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि वो शूज जब पहनते हैं तो उनके पाँव में हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन हमेशा ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तब होता है, तो उसका सबसे जो घर की रेमेडी है वो तो ये है कि उसको ड्राई रखें। जब भी वॉश करें उस एरिया को अच्छे से ड्राई करें, स्किन को प्रॉपर्ली ड्राई करें, और उसके बाद एंटी फंगल मेडिसिन होती है और वो भी कोशिश करें कि जल्दी शुरू कर ली जाए। अब उनके नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो याद भी नहीं रहते, डर्माटोलॉजिस्ट तो अगर आप 2 हफ्ते यूज करें बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको डिले करें तो फिर ये प्रॉब्लम फिर ओरल मेडिसिन मतलब खाने के लिए भी देनी पड़ती है। तो इसलिए कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपने स्किन के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाएं या जनरल प्रैक्टिशनर को भी दिखाएं। बहुत सारी चीजें तो जनरल प्रैक्टिशनर लेवल तक भी सेटल हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इतने से टाइम में आपने इन्फॉर्मेशन दे दी कि मौसम गर्मा में हमने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, और यकीन जानिए कि वो बात सही कह रहे थे, जो घरेलू टोटके हैं ऑर्गेनिक बेसिकली जो टोटके हैं दैट हेल्प्स योर स्किन अ लॉट। और कमर्शियली जो टोटके हैं वो इस्तेमाल ना कीजिए, पानी पीजिए और चेहरे को साफ कीजिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए, इससे भी उन्हें कहा कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। और देर ना कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो डॉक्टर से जरूर रुजू कीजिए। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।